हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। हिंदी मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन पे देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सु शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई आ या बताइए, या इक बता दीजिए कौन सा होगा ये आपका। सु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए पूछ रहा है ये आपका। तो इसमें हो जाएगा आ का प्रयोग होता है। किसका होता है। आ का। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुत। सुत क्या है आपका। ये अगर बात करते हैं तो एक क्या है, स्त्रीवाचक नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें क्या है, आ का जो मात्रा है, आ का डंडा लगा दीजिए तो क्या है, यहाँ पे सुता बन जाएगी, एक स्त्रीवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पे। नाक का बाल होना। देखिए भाई, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, अधिक समीप होना, कष्ट देना, या अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। आपका तीसरे वाला जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आंसू का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसू का मतलब होता है घोड़ा। तो आंसू का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, बता दीजिए। घोड़ा, घोटक, कटक या है। तो आप कहोगे सर इसमें घोड़ा भी होगा और घोटक भी होगा और कटक भी। कटक नहीं है, इसका मतलब है। और है के अलावा और कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं बाजी। बाजी भी क्या है, घोड़े को कहा जाता है। और तुरंग एक आता है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तुरंग। तुरंग भी घोड़े को कहा जाता है। और इसका जो सही आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा कटक। कटक जो है कोई घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता, आप बता दीजिए कौन सा है। यायावर, अस्थिर, गतिशील या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं कहता हूं अस्थिर का मतलब क्या होता है, जो एक स्थान पर स्थिर ना हो। जो एक स्थान पर क्या हो, स्थिर नहीं हो, उसे अस्थिर कहते हैं। जो एक स्थान पर स्थिर ना हो। गतिशील, जिसमें क्या है, जो चलता हो, जिसमें हमेशा क्या है, जो हमेशा गति में रहता हो। क्या है, जो हमेशा चलता हो, गति में रहता हो, गतिशील। यायावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिकता ना हो। जो एक स्थान पर टिकता ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, यायावर। क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यायावर। क्या हो जाएगा, यायावर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समास का अर्थ होता है, बताइए भाई। समास का अर्थ होता है, समास किसे कहा जाता है, विच्छेद को, नवीन अर्थ को, विस्तार को, या संक्षेप को। देखिए समास का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर होता है। कितने से, दो शब्दों से मिलकर जो बनता हो उसे हम क्या कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर। मेरी बात, दो शब्दों के जो संयोग से, मेरी बात समझो, दो शब्दों के मेल से जिसका निर्माण होता हो उसे हम समास कहते हैं। और समास जब बनता है दो शब्दों से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समासिक पद जो होता है वो एक संक्षेप रूप होता है। क्या होता है, एक संक्षेप रूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संक्षेप। तो समास का अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, बता दीजिए भाई। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस का बताइए। हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है। 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 24 सितंबर को, बता दीजिए भाई। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं 24 सितंबर वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ये क्या है राजभाषा के रूप में, 1949 को राजभाषा के, हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। जब से क्या है, इसको हिंदी को एक 14 सितंबर को एक क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाने की पहल हुई। ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग
नहीं हुआ, प्रयोग हुआ है, बता दीजिए। राम जाता है, क्या इसमें कोई है? इसमें भी नहीं है, कोई भी विशेषण नहीं है। राम जाता है। सीता फल खाती है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, अगर कहता हूं मेरी गाय काली है तो ये क्या है? गुण बता रहा है, और गुण ही क्या होता है? एक विशेषण होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये कैसी गाय है? काली गाय है। गुण क्या इसका? काली है। तो इसमें कह रहा मेरी गाय काली, और मेरी जो हो जाएगी ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसा है? सर्वनामिक विशेषण है आपका। कैसा भाई? मेरी जो है ये आपका सर्वनामिक है। क्या है? तो कौन सा विशेषण है आपका? सर्वनामिक विशेषण है। और इसमें क्या अगर बात करते हैं तो काली क्या है? इसमें एक विशेषण है। मेरी बात समझो? और विशेषण कौन सा? वो है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस को। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। आंसर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं रसों की संख्या बताइए कितनी होती है? रसों की संख्या बता दीजिए। अगर आप कहोगे तो कि भरत मुनि के अनुसार आप बताओगे कि मैं कहता हूं कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है ना? लेकिन अभिनव गुप्त ने, मेरी बात समझ रहे हो? अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है भाई? ये मानी आपकी 9। कितनी मानी है? 9। तो इन्हें क्या है? नव रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें नव रस भी कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो शुद्ध शब्द है वो बता दीजिए। वो आशीर्वाद पहले वाला, या दूसरे वाला, या तीसरे वाला? इनमें से कोई नहीं। 3 आशीर्वाद आपके सामने। अगर मैं आशीर्वाद की बात करता हूं तो वो तीसरा वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका शुद्ध शब्द है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी के प्रसिद्ध कवि, मेरी बात सुनो, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बताइए बिहारी ने क्या लिखा? इसमें से कविता लिखी, सवैया पद, या दोहा पद, या इनमें से कोई नहीं। बिहारी के द्वारा कौन सी चीज लिखी गई है ये बता दीजिए। तो बिहारी के द्वारा जो लिखी गई है वो दोहा पद लिखे गए हैं। क्या है? दोहा पद लिखा गया है। दोहा, मेरी वहां दोहे पद की जो है रचना की गई है बिहारी के द्वारा। ये अगर बात करते हैं तो रीतिकाल के कवि थे। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना भाई, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं कहता हूं 4 तो चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और ये इसका पहला चरण होता है, ये इसका दूसरा चरण होता है, ये इसका तीसरा चरण होता है, और ये इसका इसका चौथा चरण होता है। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। पहले और तीसरे में क्या है? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो आप जोड़ लो, 13 और प्लस 11 इजिकल टू 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? आपको बताना है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या राजस्थानी? अब कहोगे सूरदास ने किसके लिए लिखे? अगर बात करते हैं तो वो है आपकी ब्रज भाषा। किसमें है? ब्रज भाषा में लिखी गई। अगर बात करते हैं ब्रज भाषा में सूर सागर लिखी गई। सूर सागर के द्वारा जो लिखे अलावा जो लिखे वो है एक साहित्य लहरी। ठीक है ना? साहित्य लहरी भी इसी में लिखी गई है, और सूर सरावली भी इसी में लिखी गई है। कौन सी है? सूर सरावली। ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोक किस रस का अर्थ स्थाई भाव है? शोक बता दीजिए, शोक किस रस का स्थाई भाव है? स्थाई भाव है, बताइए। शांत का है। अगर मैं शांत का बात करता हूं तो शांत का होता है निर्वेद। क्या होता है? शांत का निर्वेद होगा, या सम होता है। ठीक है ना? हास्य का हास हो जाता है। क्या होता है? हास्य का हास होता है। वीर का उत्साह होता है। ठीक है ना? अब पूछ किसका रहा है? ये आपका शोक का। तो शोक किसका है? ये करुण का। ठीक है भाई, ये करुण रस का स्थाई भाव है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपका इनमें से ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए भाई, पूर्ण जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। पूर्ण जन्म का, मेरी बात सुनो, पूर्ण जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्ण पुनः प्लस जन्म होगा, पूर्ण प्लस जन्म होगा, या पूर्ण प्लस जन्म होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः प्लस क्या हो जाएगा? पुनः और प्लस जन्म हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये तो दो बिंदी है, ये विसर्ग का निशान है। किसका? तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्योंकि क्या है, ये जो आपका र है ऊपर वाला, अगर मैं बात करता हूं, यह आपका ऊपर वाला जो र है, यह आपका ऊपर वाला जो र है, ये इसके स्थान पर क्या आ जाता है? विसर्ग का निशान आ जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का, मैं कहता हूं दाता शब्द का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, उसको बता दीजिए। दाता का, किसका? दाता का। दाती होगा, दात्री होगी, धात्री होगा, या दात्र होगा, तो ये हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग अगर बनाओगे तो इसका दात्री लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? दात्री लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? बताइए भाई, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, या परिमाणवाचक? पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी की अगर बात करते हैं तो पापी एक गुण है। कहते ना भाई वो तो बहुत झूठा है, वो बड़ा पापी है, बड़ा निर्दयी है, ठीक है ना, बड़ा हराम है। इस तरीके से जो है आपको क्या है, आप उसके गुण बता रहे हो, भाई बड़ा ही बदमाश आदमी है, तो वो भी एक बदमाश भी एक गुण हो जाएगा। तो पापी भी क्या है? एक क्या है? गुण है। तो हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। और गुणवाचक की अगर बात करते हैं तो गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कालबोधक है, स्थानवाचक है, रंगबोधक है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत सारे हो जाते हैं इसमें। इसके भी क्या है, चार पांच प्रकार में कालबोध, इसमें जो गुणवाचक विशेषण को बांटा जा सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? बता दीजिए भाई, बीजक किसकी रचना है? बीजक की अगर बात करते हैं, बीजक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। सूरदास, तुलसी, कबीर, या जायसी? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर के द्वारा बीजक लिखी गई है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं, जैसे शबद एक लिखी गई, शबद भी लिखी गई है, ठीक है, साखी भी इसकी एक रचना है। और अगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो है आपका कबीर कैसे थे, ये क्या है, या एक तो होते हैं, एक होते हैं आपका साकार, साकार संप्रदाय था एक, ठीक है ना, और एक था निराकार। तो ये क्या है? निराकार थे। कैसे थे? ये कोई मूर्ति पूजक नहीं थे, निराकार थे बिल्कुल। जो है कोई भी मूर्ति पूजक को जो है ये बिल्कुल जो है विरोधी थे, मूर्ति पूजक के विरोधी थे। इन्होंने कभी जो है मूर्ति पूजक को क्या है, कभी भी जो है महत्व नहीं दिया, ठीक है ना। तो इन्हें क्या है, किस पंथ के कहा जाता है? इन्हें निराकारी पंथ भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अगर ये आपके क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो आप जरूर जो है इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। ओके बाय।